क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे बहुत 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 स्वागत करता हूँ। 27 जून का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं पे। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारी जानकारी, सारा कंटेंट वहाँ पे आप लोग को मिल जाता है। ठीक, एकदम फ्री है सभी के लिए ज्वाइन करना। और हमारे जो पेड ग्रुप है यूपीएससी और यूपीपीएससी 2022 मेंस और 2023 का कंप्लीट फाउंडेशन ग्रुप, प्रीलिम्स कम मेंस। अब उसमें देखो, प्रीलिम्स का मेंस दोनों करते हो तो सबसे अच्छा है, इंटीग्रेटेड है। प्रीलिम्स का अलग करना चाहते हो, मेंस का अलग करना चाहते हो, वो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं, वो भी मॉड्यूल है हमारे पास। और 5 जुलाई से चालू हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 जुलाई से को आप लोग को ज्वाइन करना, अभी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, इस वो ऑफिशियली 5 जुलाई से चालू होगा। ठीक, ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पहला है कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक संयुक्त जो है कार्य समूह होता है, ठीक, ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट। आप लोग पता है इंडिया और नेपाल के बीच में फ्री बॉर्डर है, कोई मतलब ऐसा ज़्यादा ये तनातनी नहीं रहती, फ्री बॉर्डर है, फ्रेंडशिप का हमारे एग्रीमेंट भी है। तो इस पे जो है बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो सब हमारा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री और नेपाल गृह मंत्रालय, इन लोगों के बीच में होती है। तो 12वीं जो है इंडिया नेपाल जॉइंट वर्किंग ग्रुप, अभी जो है इसकी मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में जून में। ठीक, इससे पहले नेपाल में हुई थी, 2015 में हुई थी पोखरा में। और अगली जो है नेपाल में होने वाली, होम मिनिस्ट्री दोनों लोग जो है इस पे करते हैं। और यहाँ पर जो समीक्षा की गई, पिछले बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसकी समीक्षा की गई, जैसे कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ये होता है प्रत्यर्पण संधि। ऐसे मान लीजिए कोई ऐसा क्रिमिनल है जो वहाँ पे चला, हमारे मतलब भाग के नेपाल चला गया, तो वहाँ से वो एक्सट्रेडिशन, मतलब हम चाहते हैं कि वापस आ जाए, हमारे लॉ के अनुसार हो, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जब होगी तब इन सब में आसानी हो जाती है। ठीक, और बॉर्डर मैनेजमेंट गृह मंत्रालय मैंने आप लोगों को बताया, नेक्स्ट नेपाल में होगी। अभी जो है ये 12वां था, ये ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है जो आपका ये देख रहे हो, ये कपड़े जो है ये खादी के बने हुए हैं। ठीक, और इनको वेलनेस वियर बोला जा रहा है, स्वधा। स्वधा नाम से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी है, ठीक, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ठीक, तो ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है। उसी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने खादी के कुछ कपड़े निकाले हैं, तो वो कपड़े का नाम जो है जो पूरी एक रेंज है उसको स्वधा नाम से निकाला है। ठीक, योगा डे पर निकाला गया था। स्वधा का मतलब अथर्ववेद जो होता है उसमें अगर स्वधा का मतलब समझो तो ईज होता है, कंफर्ट होता है, प्लेजर होता है, और सभी एज ग्रुप के लिए ध्यान रखना। हैंड स्पन खादी से बना हुआ है, नेचुरल कलर्स के लिए में बना हुआ है। ठीक है, ठीक, तो KVIC के अंतर्गत NIFT में जो है ये वहाँ पे, मतलब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कहाँ पर है, निफ्ट में है। ठीक, फॉरेन ये फैशन टेक्नोलॉजी वाला उसके अंतर्गत है। ठीक, तो ये स्वधा याद रखिएगा, ये कपड़े हैं खादी के, ये आपका योगा के लिए बढ़िया होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कोलंबिया से सॉरी जो है संबंधित, हम लोग ने कुछ पढ़ा था कल की ONGC ने कुछ वहाँ पर एक नया ऑयल डिस्कवर किया है। ठीक है, CPO-5 ब्लॉक में। अब यहाँ पर क्या है कि एक गुस्तावो पेट्रो है, उन्होंने वो प्रेसिडेंट नए चुन दिए गए हैं वहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट हुए हैं गुस्तावो पेट्रो, ठीक, कोलंबिया में। और इन्होंने जो है ये पहले लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट हैं कोलंबिया के, इन्होंने हराया है मिलेनियर को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, इससे पहले जो इवान ड्यूक थे नाम से जो थे, वहाँ पे कई टाइम बहुत सालों से बने हुए थे, और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि आप ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हटे, और बहुत ही अनपॉपुलर थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉवर्टी, वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब एक उम्मीद देखी जा रही है गुस्तावो पेट्रो के अंदर की, भैया ये सही करेंगे चीज़ें। कोलंबिया की कल भी हम लोगों ने जो है ज्योग्राफी पढ़ी थी, मैप देखा था, लेकिन फिर से देख लेते हैं। इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, वेनेजुएला और पनामा से टच करता है। एक इसकी खासियत यह है कि ये पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, कैरिबियन सी हो गया, उन दोनों को टच करता है। ठीक, बोगोटा जो है, सेंटा फे दे बोगोटा इसकी कैपिटल है, थोड़ी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये कोस्टलाइन पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन दोनों से करता है। और ये दुनिया में 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा विशाल विविधता वाले देश हैं 17, उसमें से इंडिया भी एक मेगा डाइवर्स कंट्री है।
तो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज की जो लिस्ट है, हो सकता है वो एक बार पढ़ लीजिए, वर्ल्ड मैप पे बनाना पड़ेगा आपको। हो सकता है पूछ ले कि भैया बताओ इनमें से कौन सा मेगा डाइवर्स नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अगला है 5G टेस्ट बेड बनाया गया, इंडियन 5G टेस्ट बेड। 5G आपको पता है मोबाइल कम्युनिकेशन की एक टेक्नोलॉजी, इसमें इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज और बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाली है। ठीक, तो आर्मी के लिए, ठीक, मऊ में, जो मऊ आपका मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो वहाँ पे एक इंडियन 5G टेस्ट बेड बनाया जा रहा है। ठीक, तो वहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी पूरी टेस्टिंग की जाएगी कि आर्मी के लिए और बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा तेज जो है उनके लिए जो भी अनुकूल हो सकता है बनाया जाए। तो ये कौन बना रहा है भाई साहब? आपका IIT मद्रास और आर्मी ट्रेनिंग कमांड, दोनों लोग मिलकर ये बना रहे हैं मऊ में, जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो है आर्मी के लिए बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम बनाई जाएगी आर्म फोर्सेस के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली। ठीक, तो ये सारी चीज़ें 5G को लाया जा रहा है आर्मी के लिए। अगला टॉपिक है निपुण। ठीक, निपुण, ये देखो क्या होता है कि नेशनल इनिशिएटिव है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं ना, जो जैसे बिल्डिंग बनाने वाले, तो उनकी स्किल्स को, कौशल को और थोड़ा बढ़ाया जाए। ठीक, तो उसी संबंधित निपुण स्कीम है। तो निपुण स्कीम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया किससे संबंधित है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, निर्माण वर्कर्स हैं, इनकी स्किल्स को और ज़्यादा संवर्धन करना, प्रमोट करना है, अप स्किलिंग करने के लिए जो इनिशिएटिव है उसको निपुण बोलते हैं। और ये किसने लॉन्च किया है? आपका महुआ ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक, आवास और शहरी मामलों वाले जो है उन्होंने लॉन्च किया है निपुण स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। 4 बार बता दिया, याद हो गया होगा आप। ठीक, तो मिनिस्ट्री महुआ के अंतर्गत एक फ्लैगशिप स्कीम आती है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड, ठीक है ना, आजीविका मिशन वाला जो है। तो इसके अंतर्गत 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी स्किल्स को जो है बढ़ाया जाएगा, या फिर कोई नई स्किल्स उनको दी जाएंगी ताकि वो यहाँ भी काम कर सकें और फॉरेन कंट्रीज में जाके भी काम कर सकें। ठीक, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये माना जा रहा है कि 2022 तक लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हो जाएगा। मतलब ये इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने वाली है, और अगले 10 सालों में जो है 4.5 करोड़ एडिशनल स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होने वाली, इसलिए निपुण स्कीम लाई गई है। इस मिशन को पूरा करने के लिए 2 संस्थाएं हैं, नेशनल रियल एस्टेट, ठीक है ना, जो सोसाइटी बनाती है, ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, और कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्रेड है, ये दोनों ने मिलकर जो है प्रोजेक्ट निपुण को जो है लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ महुआ के अंतर्गत। इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे क्या देनी चाहिए, कंस्ट्रक्ट, भाई डिमांड तो वहीं से बनेगी ना, तो उस डिमांड के हिसाब से स्किलिंग की जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखें, निपुण फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, महुआ मिनिस्ट्री। अगला टॉपिक है आर्टिकल्चर से, प्राइम मिनिस्टर जी से संबंधित एक अवार्ड दिया जाएगा जो भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, उत्कृष्ट योगदान देगा योगा को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो अभी 2021 के जो है इसमें अवार्ड अनाउंस कर दिए गए हैं। अब ये अवार्ड जो है 2 लोग को दिए जाते हैं, इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक, और उसमें भी 2 लोग होते हैं, एक तो इंडिया क्या होता है और इंटरनेशनल का होता है, इंटरनेशनल लेवल का। तो इंडिविजुअल एक इंटरनेशनल वाला चुना जाएगा, इंडियन चुना जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन भी एक इंटरनेशनल वाला चुना जाएगा और इंडियन चुना जाएगा। तो इंटरनेशनल इंडिविजुअल जो है वो श्री मार्कस विनीशियस रोजो रोड्रिग्स से सौ पालो ब्राज़ील के, उनको दिया जा रहा है। वहीं श्री भिखू संघासेना, ये लद्दाख के, उनको दिया जा रहा है। वही ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा जो है उसको दिया जा रहा है अवार्ड, और इंडिया में द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ऋषिकेश उत्तराखंड में, उनको दिया जा रहा है। इसको रटना पड़ेगा क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली, और आपने कई बार इसको कम से कम 10-12 बार पढ़कर आप गए एग्जाम में, तो आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है ये आपका थीम था 2022 के योगा दिवस का, 21 जून को हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, इसमें जो है ट्रॉफी दी जाती है, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक, और ये चालू किया गया था ये अवार्ड 2016 में, जब दूसरा इंटरनेशनल डे बनाया गया था चंडीगढ़ में। इस बार का कहाँ बनाया गया? कर्नाटका में। पहली बार कहाँ बनाया गया था और उस साल की थीम क्या थी? कमेंट करके बताइएगा। अगला टॉपिक है पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित। देखिए, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करती है।
ठीक है भैया, हाँ ठीक, पंजीकृत कर देती है, लेकिन उसमें से कुछ पार्टीज वोट के हिसाब से रिकॉग्नाइज की जाती है, या तो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी या फिर नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज। उसके जो है टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो एक बार आपको देखने पड़ेंगे। स्टेट के लिए होती है और आपकी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज की जाती है। लेकिन कई जो भी पार्टी है, पहली बात है वो रजिस्टर तो करी जाएगी, रिकॉग्निशन भैया उसके जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से होगा। लेकिन कई सारी पार्टीज जो होती हैं वो अनरिकॉग्नाइज होती है। जैसे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है, 8 है मेरे ख्याल से सिर्फ। स्टेट पार्टी बहुत सारी है, लेकिन कई सारी जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। तो उन पार्टीज जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं और बिल्कुल पन्ने पे खाली पेपर्स पे हैं, कुछ भी कार्य नहीं कर रही हैं, कोई रैली नहीं, कोई कंटेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं, बस खाली पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अब डोरमेंट पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके की रजिस्टर्ड लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो निष्क्रिय हैं, उनको इलेक्शन कमीशन मतलब एक तरीके से डिलीट कर रहा है, अपने रजिस्टर से डी रजिस्टर कर रहा है। काफ़ी टाइम से इलेक्शन कमीशन का ये क्रिटिज्म भी था कि भाई साहब ये रजिस्टर तो कर पाता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एक बार रजिस्टर होगी तो उसको डी रजिस्टर नहीं कर पाता है, मतलब हटा नहीं पाता है। तो ये भी अब ताकत इसको इलेक्शन कमीशन को अब मिल गई है। तो ये ग्रेडेड एक्शन ले रहा है, 111 रजिस्टर्ड जो रूप्स हैं ये, इनको डी रजिस्टर कर रहा है, डिलीट कर रहा है। इससे पहले 87 रूप्स को ये कर चुका है मई में। तो ये सारी चीज़ें, 2100 ऐसी पार्टियां हैं जो मतलब निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। टोटल 2800 ऐसी पार्टियां हैं, इलेक्शन कमीशन ने बताया था सितंबर 2021 के डाटा तक। ठीक, 2001 से देखा जाए तो 300% ऐसी पार्टियां जो निष्क्रिय पड़ी हैं वो बढ़ चुकी हैं। ठीक, और इसमें जो है पेपर पे खाली है, और इलेक्शन कमीशन काफ़ी टाइम से पावर चाहता था, मिल रही है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक और डिमांड करी है कि 20,000 तक का जो डोनेशन मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, 20,000 रुपये तक का, ठीक, उसका कोई भी जो है उनको ब्यौरा नहीं देना पड़ता है। ठीक है ना, कि क्या मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन को कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पर देने पड़ते हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक, अपने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो 20,000 रुपये तक का नहीं देने पड़ते। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये लिमिट को घटाकर 2,000 रुपये कर देना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग क्या है, मान लीजिए 1 लाख रुपए देना है उनको, तो 20 हज़ार रुपये के 5 लॉट में दे देते, तो उनको पता नहीं पड़ता पॉलिटिकल पार्टी भैया कहाँ से पैसा आया। तो काफ़ी ज़्यादा समझ ही रहे हो कि ब्लैक मनी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो 2,000 तक का रहेगा तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। और ये किसके अंतर्गत होता है, फॉर्म 24A के अंतर्गत, जिसमें संशोधन डिमांड कर रहा है इलेक्शन कमीशन। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है, वाणिज्य भवन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो है नया भवन बनाया गया है, नया उसको जगह मिली है। और एक मोबाइल एप्लीकेशन निर्यात पोर्टल भी अभी मोदी जी ने लॉन्च किया। जून 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को नया जो है भवन मिला, जिसको वाणिज्य भवन बोला जा रहा है। इंडिया गेट के पास में बनाया गया है, मॉडर्न और इंटीग्रेटेड ऑफिस है, काफ़ी तगड़ा ऑफिस बनाया गया है। इसमें 2 डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के काम करेंगे, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया, दूसरा DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक, तो ये हो गया। और एक वेब पोर्टल जो है, मोबाइल पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, निर्यात क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड रहेगा। इस पोर्टल के जरिए जो है आप फीड कर सकते हैं, जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जो भी इंपोर्ट कर रहा है, और फिर उसकी जो है एनुअली एनालिसिस करी जाएगी ट्रेड की। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, डेटा भी इससे मिलेगा, और उस डेटा से हम आगे पॉलिसी को कहाँ पे देने की ज़रूरत है, कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, उसका हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। अगला काफ़ी हॉट टॉपिक है, जो कि इस मेंस एग्जामिनेशन में 2022 मेंस एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस हो गए हैं, चाहे वो UPSC हो चाहे UPPSC, एबॉर्शन से संबंधित। ठीक, तो इस वाले टॉपिक में तो खैर USA की पूरी बात करी गई है। USA में जो है एबॉर्शन पहले इलीगल था। ठीक, इलीगल था, लेकिन फिर उसके बाद रो वर्सेस वेड करके 1973 में एक आया जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का ही आया, जिसने कहा कि भैया जब तक फीटस जो है वाइबल नहीं हो जाता, मतलब कि एम्ब्रियो से अलग नहीं हो जाता, बच्चा मतलब बनने का जो प्रोसीजर वो अलग से नहीं हो जाता, तब तक एबॉर्शन कराया जा सकता है। रो वर्सेस वेड वाले जजमेंट में मतलब जो इलीगल चीज़ थी उसको फिर से लीगल कर दिया गया था। लेकिन अभी फिर क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एबॉर्शन वाला जो अधिकार था, महिला का जो एक अपना अधिकार था कि बॉडी को किस तरह रख सकती है, उसको फिर उन्होंने इलीगल कर दिया है। ठीक है ना, ओवरटर्न कर दिया है, एबॉर्शन का राइट खत्म कर दिया है महिलाओं का। तो इस पर काफ़ी होल्ला मच रहा है। तो 24 से 28 वीक तक ये होता था पहले कि एबॉर्शन हो जाता था, 7 महीने तक, लेकिन अब ये इसको ख़त्म कर दिया। तो काफ़ी होल्ला मच रहा है अब स्टेट, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में संघवाद जो है
वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब जैसे भारत में क्या है कि सेंट्रल यूनियन का जो है ज़्यादा बोलबाला रहता है, उनके जो लॉज होते हैं वो ओवर पावर करते हैं स्टेट के लॉज को, अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है तो। लेकिन वही अमेरिका में देखा जाए तो स्टेट अपने भी अलग लॉ बना सकते हैं, तो अब स्टेट जो है वो अपना डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का वो लॉ बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्टेट है वो इसको एबॉर्शन को बैन करना चाहते हैं। 20 स्टेट तो ऑलरेडी बैन कर चुके हैं, कर रखे हैं, और 13 स्टेट ऐसे हैं जो इसके प्रोसीजर को बैन कर चुके हैं। तो अभी ये वाला जो जजमेंट आया है यूएसए का, तो फिर से वो सब ये है एबॉर्शन बैन हो गया, तो काफ़ी हो हल्ला मच रहा है। ठीक, देख रहे हो, सब प्रोटेस्टर आए हुए हैं, बोल रहे हैं माई बॉडी इज़ नॉट माइन इन अमेरिका। ठीक, महिलाएं ऐसा बोल रही हैं। और प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडन जो यूएसए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा है कि काफ़ी तगड़ी गलती करी है, अमेरिकन से उनके फंडामेंटल राइट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं छीनने चाहिए। ठीक, व्यूमन का जो भी है अधिकार नहीं छीनने चाहिए। रो वर्सेस वेड जो है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि फीटस, जब तक फीटस वायबिलिटी नहीं आ जाती तब तक आप एबॉर्शन करा सकते थे, लेकिन अभी ये हटा दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ अब इंडिया में एबॉर्शन का थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंडिया में एबॉर्शन जो है आपका मेडिकल टर्मिनेशन करके एक एक्ट है 1970s में का बना हुआ है, उसके अंतर्गत आप कर सकते हो 24 हफ्तों तक जो है मेडिकल टर्मिनेशन आप कर सकते हो लीगली। ठीक, 24 हफ्ते तक। ठीक, और मतलब उसमें भी 21 होता है, फिर 3 हफ्ते का, मतलब अगर कुछ ऐसी कुछ कंडीशंस हो उसमें अगर रहता है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा जो माँ है उसको दिक्कत है, या फिर बच्चा किसी ऐसी पता चल गया है कि भैया कुछ उसको बहुत ज़्यादा अपंगता या फिर कुछ ऐसी हो सकती है, तो कई सारे केसेस है, तो उस केस में 24 हफ्ते तक एबॉर्शन कर सकते हैं। अभी ये चीज़ है इंडिया में। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि पूछ सकता है थोड़ा सा कि एबॉर्शन से संबंधित यूएसए के संदर्भ में या फिर इंडिया के संदर्भ में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है वन नेशन वन राशन कार्ड। तो देखिए ऐसा है कि आसाम वो स्टेट बन गया है, 36वां स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने कि वन नेशन वन राशन कार्ड को अपना लिया। हम लोग ने इसको पहले भी पढ़ा था, तब आसाम हो गया और उड़ीसा था, 4 स्टेट बचे थे, लेकिन अब सबने कर लिया है। आसाम 36वां बन गया। पहला कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी थी जिसने इस स्कीम को अडॉप्ट किया था, वन नेशन वन राशन कार्ड? यूनियन टेरिटरी थी आपका चंडीगढ़ की। ध्यान रखना, चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी ने सबसे पहले इसको अपनाया था। अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, और पैंडेमिक के टाइम पे ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होके उभरा ये। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो है सभी बेनिफिशियरी, जैसे मैंने आप लोग कई बार बताया भी है, प्लेस ए से में मान लीजिए किसी का राशन कार्ड बना, लेकिन वो बी जगह पे जाके माइग्रेंट है, वहाँ जाके वर्क कर रहा है, तो उसी राशन कार्ड पे वो उसकी फैमिली तो वहीं रह रही है, तो उसी ए जगह पे भी ले सकती है, और जो ये बंदा गया है बी जगह पे, वहाँ पे जाकर वो अपना राशन वहाँ से भी ले सकता है। तो एक तरीके से पोर्टेबिलिटी हो गई है, कहीं भी जाओ राशन कार्ड है, वहाँ से आपको अनाज मिलेगा। ठीक, तो सभी लोग आ गए हैं, और इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है मेरा राशन नाम से, इसको भी रोल आउट अभी किया गया ताकि मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके वन नेशन वन राशन कार्ड को। ठीक है, और 13 लैंग्वेज में इसमें सब बेनिफिशियरी का सब कुछ जो है डेटा वेटा दिया गया है। ठीक, तो कैसा लगा आज का आप लोग सेशन? और हम लोग का सेशन आप लोग पता है कि एक मोटिवेशन के साथ में खत्म होता है। आज का मोटिवेशन कोट है, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप ये मत सोचो कि आज ही सूरज पश्चिम से निकाल दोगे आप, समझो आपको ये करना है कि आज जो है आपका वो पिछले बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। मतलब आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते रहो, वो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट एक बड़ा चेंज आपके लिए लाएंगे। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। बहुत मीनिंगफुल कोट है, और ये बताता है कि पेशेंस रखिए, लगातार काम करते रहिए। ठीक, पेड ग्रुप में कई लोगों को थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर से बता देता हूँ। यूपीएससी और यूपीपीएससी के जो है मेंस एग्जामिनेशन 1-to-1 सीजीएम प्रोग्राम, इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है, जरूर देख लीजिएगा। दोनों का वीडियो दे रखा है। तो ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप उसको अभी ज्वाइन कर सकते हो, अभी से ही ऑफिशियली 1 जुलाई को ज्वाइन होगा। उसी प्रकार से यूपीएससी और यूपीपीएससी का अगर आप देखो तो इंटीग्रेटेड प्री कम मेंस का है ये, मतलब जिसने ये ज्वाइन कर लिया तो मेंस तक जो है हमारे साथ रहेगा। ठीक, प्री तो हम निकलवा ही देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। कई लोग कहते, कई लोग मतलब थोड़ा निराशावादी मत रहिए। कई लोग कहते सर हमारा प्री नहीं निकला, तो हमने तो एडमिट दे दिए। तो भैया एक चीज़ है कि इंस्टॉलमेंट वाली इसमें एक तो आपकी बात है कि हर इंस्टॉलमेंट में आप पैसे आपको दोगे, तो प्री नहीं, वैसे तो मैं निकलवाऊंगा, लेकिन नहीं निकला तो आप भैया आखिरी वाला मेंस के टाइम वाला मत देना। ठीक, और दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रीलिम्स और मेंस का अलग मॉड्यूल भी कर सकते हो। मान लीजिए आप प्रीलिम्स के बहुत बड़े चैंपियन है, तो आप सिर्फ मेंस का ज्वाइन कर लो।
ठीक, यूपीएससी का आप ज्वाइन कर रखा अगर आप लोग आपने, और मान लीजिए आप यूपीपीएससी का भी पेपर देना चाहते हो, तो इसके ऊपर जस्ट आपको 3,000 रुपये 3,000 रुपये ऊपर से देने हैं सिर्फ। ये 5 जुलाई से चालू हो रहा है, लेकिन आप आज से भी ज्वाइन कर सकते हो। सारा शेड्यूल डे वाइज सब कुछ आपको मिलेगा। 5 जुलाई को ऑफिशियली चालू हो जाएगा, लेकिन अभी से आप इसको एडमिशन लेकर इसमें ज्वाइन हो सकते हो। ठीक, डेली मेंस आंसर राइटिंग वाला जो है उसमें 2 क्वेश्चन रोज दिए जाते हैं, आप उसको जो है लिखते हो और उसी दिन मैं उसको वो करता हूँ। ठीक, यहाँ पे ये नहीं कि 2-3 दिन 5-6 दिन बाद हो रहा है, तो वो आपको करना है। और इसमें अगर आप जो भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन का अगर मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो 10 रुपये की एवेल्यूएशन है। सिंपल चीज़ है। ऐसे जो है हर वीकली आपको मिलेगा, आप खुद से भी ला सकते हो क्वेश्चन, खुद से भी ऐसे लिख सकते हो, तो जो है इवेल्यूएशन की कॉस्ट यही रहेगी। सिंपल चीज़ है। आप लिख रहे हो, मेहनत करके लिख रहे हो, तो मैं चेक कर रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ उसका भी फीस होना चाहिए। आप भी तो जॉब के लिए कर रहे हो ना काम, तो मेरा भी ये जॉब है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेंस आंसर राइटिंग सिर्फ जीएस की होगी, एसए की होगी, इसमें ऑप्शनल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा जो है करंट अफेयर वाला जो है, कई लोग पूछे थे करंट अफेयर की, अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, आप करंट अफेयर वाले में डेली करंट अफेयर जो ये है इसकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर योजना का, कुरुक्षेत्र का और भी कैसे मैं जो दूंगा, वो सारी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक, तो वो सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो 50 रुपये प्रति मंथ आपको देना है। अगर पीडीएफ के साथ में आप करंट अफेयर के डाउट डिस्कशन भी करना चाहते हो, 100 रुपये प्रति मंथ आपको देना है सिर्फ। और इसको आप अभी जब भी चाहो तब ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमसे बात भी कर सकते हो 9650347272 और पेमेंट कर सकते हो। ये एचडीएफसी का बैंक का लिंक दे रखा है, ये यूपीआई का लिंक है। इसी नंबर पे आप करोगे तो एसबीआई में भी आप कर सकते हो पेमेंट। 1 टाइम पेमेंट है। 2023 वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें इंस्टॉलमेंट की बस फैसिलिटी हमने दी है। ठीक, तो नेगोशिएशन मत करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि हम लोग जो है क्वालिटिव काम करते हैं, पूरी मेंटोरशिप वाली चीज़ है। कोई यहाँ पर ये नहीं है कि मटेरियल बस आपके ऊपर मर दिया और फिर आपको पूछ ही नहीं रहे हैं, तो वो सब कुछ नहीं है भैया। डाउट डिस्कशन ये सब कैसे करोगे, क्वेश्चन आपने कभी मतलब कैसे सॉल्व करना है, एक एक चीज़ इसमें बताई जाती है। कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है, बहुत बेनिफिशियल। और ट्रस्ट हम लोग का आपको पता है कि विकास तोमर एक ट्रस्ट का नाम है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाई करके एग्ज़ाम क्लियर कराने की हमारी जिम्मेदारी है आपको, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ज्वाइन करने से कहीं पे कुछ नहीं होता है। ज्वाइन करने के साथ मैं आपसे चाहूँगा कि जो मैं प्लान देता जाऊँ कंटिन्यूसली उसको करते जाओ। बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, तब भी आपका जो है रिवीजन 5-6 बार हो जाता है, जैसा कि अभी यूपीपीसीएस और यूपीएससी वाले पेड ग्रुप में लोगों ने देखा था। ठीक, ये वाली चीज़ें हैं और आप हमसे ज़रूर बात करिए और ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। 1 जुलाई 5 जुलाई है, लेकिन आप उससे पहले भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है।